तो इस वीडियो में या इस क्लास में हमने जो देखना है वो देखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हम मॉडर्न इंडिया का उस फेज पे पहुंच चुके हैं जहां पे बातें होंगी 1885 से 1947 तक के दौर का। ठीक है, तो अब जो है 1885 में से 1947 इंडियन नेशनल मूवमेंट में एंटर करने से पहले इस मूवमेंट को जिससे सांगठनिक रूप दिया, जिस संगठन ने इस मूवमेंट को लीडरशिप दिया, प्रतिनिधित्व किया, आइए उस संगठन के बारे में हमें जानना है इस क्लास में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन सेशंस, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर कोई विशिष्ट तथ्य, परीक्षोपयोगी तथ्य अगर कुछ मिल जाता है तो उस पर भी चर्चा करेंगे। यही आज का क्लास है। ठीक है, तो आइए देखिए हुआ क्या है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। आपको मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो इसको लेकर के जो पॉइंट्स आपके सामने हैं कि एक तो इसके प्रमुख वास्तुविद कौन है। वास्तुविद कहने का मतलब इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को बनाने में, स्थापना करने में सबसे महत्वपूर्ण किन किन लोगों का नाम आता है। तो एक व्यक्ति है ए.ओ. ह्यूम। ये ए.ओ. ह्यूम जो है स्कॉटलैंड के निवासी हैं। एक व्यक्ति है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और एक व्यक्ति है आनंद मोहन बोस। इन तीन लोगों का नाम लिया जाता है। इन तीन लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के तौर पर देखा जाता है। इन तीन लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख वास्तुविद के तौर पर देखा जाता है। कब स्थापना होता है तो आप देख सकते हैं 28 दिसंबर 1885 को इस संगठन की स्थापना होती है। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को। अब 28 दिसंबर 1885 को जो इसकी स्थापना होती है, वास्तव में देखिए कि ये जो इसकी स्थापना को लेकर के जो कहां पे स्थापना हुआ है, मीटिंग कहां हुई, तो बंबई में। अब देखिए समझिए क्या हुआ। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है एक बंबई में, वहां पर कुल मिलाकर के 72 प्रतिभागियों ने, 72 पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया इस मीटिंग में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दिया। ये जो मीटिंग है वो मीटिंग बंबई में नहीं होकर के पूना में होना तय हुआ था, किंतु पूना में इसी समय भयानक मात्रा में प्लेग फैल गया था। प्लेग एक फैलने वाली बीमारी है, जैसे अभी पिछले 2 साल पहले कोरोना था। तो अचानक इसके वेन्यू को चेंज किया गया और बंबई में इसकी मीटिंग कर दी गई। 72 लोग इसमें शामिल हुए थे। करेक्ट, कई लोग, कई बड़े बड़े नाम इसमें आएंगे। अभी आप पढ़िएगा पूरा भारतीय स्वाधीनता आंदोलन तो आपको समझ में आएगा। अगला पॉइंट कि प्रथम महिला स्नातक, फर्स्ट विमेन ग्रेजुएट जो कादम्बिनी गांगुली थी, उसने 1890 में 5 वर्ष के बाद पहली बार कांग्रेस को संबोधित किया था। नेक्स्ट कि कांग्रेस की जो पूर्वगामी संस्था है, पूर्वगामी संस्था मतलब वो संस्था जो बाद में कांग्रेस का रूप ले ली, वो है भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ से ही इंडियन नेशनल यूनियन इसको कहते हैं। ये इंडियन नेशनल यूनियन 1884 में बनी थी। इसमें भी ए.ओ. ह्यूम का एक बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है ना, और यही बाद में जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो कई बार ये प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का की पूर्वगामी संस्था का क्या नाम है। आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। आगे बढ़ता हूं अगले पेज पे। देखिए कांग्रेस की जो स्थापना हुई है उससे रिलेटेड कई अलग अलग लोगों ने एक अलग अलग सिद्धांत दे दिया है और उस सिद्धांत को मानने वाले या प्रतिपादन करने वाले, जैसे एक सिद्धांत इससे संबंधित ये है कि ये सेफ्टी वल्व का सिद्धांत है और ये सिद्धांत देने वाले कौन है, तो लाला लाजपत राय। मैं आऊंगा इस पर चर्चा करूंगा कि सेफ्टी वल्व का मतलब क्या है। एक्चुअली क्या है
कि लाला लाजपत राय या सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत ये कहता है कि भारत में ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक भयानक जन असंतोष आगे बढ़ रहा था, और उस जन असंतोष के को खत्म करने में, उस जन असंतोष से ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश शासन को बचाने में एक बहुत बड़ी कपाट की भूमिका, एक वल्व की भूमिका निभाई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ठीक है, और समझ में आ रही बात ना? मतलब कई बार ये कहा जा सकता है कि शीघ्र ही एक बहुत बड़ा विद्रोह होता, उसी विद्रोह को रोकने में एक बहुत बड़ी सेफ्टी वल्व का रोल प्ले किया है कांग्रेस ने, ऐसा मानना है सेफ्टी वल्व सिद्धांत का। मतलब कांग्रेस की स्थापना से संबंधित यह एक सिद्धांत दिया गया कि सेफ्टी वल्व सिद्धांत। अगला एक पॉइंट है षड्यंत्र सिद्धांत। कई लोग ये कहते हैं कि ये एक प्रकार का षड्यंत्र था, और ऐसा मानने वाला है आरपी दत्त। आरपी दत्त। इसके अलावा एक दो व्यक्ति हैं जो बोलेंगे ये प्रकाश संवाहक सिद्धांत है, इससे रिलेटेड प्रकाश संवाहक सिद्धांत की बात करेंगे, और ये बात करने वाले हैं गोखले, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस की स्थापना से संबंधित ये तीन महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन्स हैं, सिद्धांत यानी थियरीज हैं, और इन तीनों के मानने वाले तीन लोग हैं। सेफ्टी वल्व सिद्धांत थियरी लाला लाजपत राय, षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी थियरी, कॉन्स्पिरेसी डॉक्ट्रिन जो है वो आरपी दत्त, प्रकाश संवाहक सिद्धांत जी के गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? नामकरण करने वाला व्यक्ति कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। प्रश्न बहुत बार बना है। और जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, उस दौरान में भारत के वायसराय कौन है? तो डफरीन है। लॉर्ड डफरीन was the viceroy when the Indian National Congress was established, and that is in 1885। ठीक है, 1885 में जो भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरीन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, विभिन्न विद्वानों ने, अलग अलग स्कॉलर्स ने कांग्रेस के लिए अलग अलग कुछ कुछ चीजें कही, कांग्रेस संगठन के बारे में, कांग्रेस इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ बातें कहा। जैसे उस दौर के जो वायसराय रहे लॉर्ड डफरीन, इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, मतलब बहुत कम लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली एक संस्था है। इसके बाद आप देखोगे, आगे बढ़ोगे, 1900 के आसपास में कर्जन आते हैं वायसराय बनकर के 1905 तक में, और वो कहता है, कर्जन क्या कहता है देखिए, कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है, यानी धीरे धीरे कांग्रेस क्या हो रहा है, वो डिक्लाइन कर रहा है, खत्म हो रहा है, ऐसा कर्जन कह रहा है। और इसमें एक लाइन और जोड़ते हैं कि ऐसा देखना, मतलब इस तरीके से कांग्रेस का अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जो जाना है, इसको मैं देख रहा हूं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो कर्जन ये बात कह रहे हैं। ठीक है, एक डफरीन है जो कहता है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। एक कर्जन है जो कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। एक है बाल गंगाधर तिलक, जो कि आगे आने वाले वक्त में आप देखोगे 1900 के आसपास, उसके बाद से इंडियन नेशनल कांग्रेस के गर्म दल के नेता रहे हैं। वो कांग्रेस के जो तेवर है, कांग्रेस का जो एक तरीके से अपने मांगों को, जो मांगने का जो ट्रेंड है, तेवर है, अपने जो उसके जो कार्यक्रम हैं, उसके जो स्ट्रेटेजीज हैं, उसको देख करके तिलक ये कहते हैं कि ये भीख मांगने वाली संस्था है। वास्तव में कांग्रेस में शुरुआत में, शुरू का जो 20 वर्ष है, उसमें उदारवादियों का बड़ा एक क्या था, एक वर्चस्व था, और उदारवादी बहुत मुखर होकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। ये क्या करेंगे, अनुनय विनय की रणनीति पे बात करेंगे, कुछ मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, और ये चीज तिलक को पसंद नहीं आएगा, जैसा कि तिलक एक गर्म दल के नेता है। तो कांग्रेस के बारे में इन्होंने क्या कहा कि एक भीख मांगने वाली इंस्टीट्यूशन है। इसी के साथ एक और व्यक्ति, एक और उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता ये कहते हैं कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। ठीक है, और वन ऑफ द हीरोज ऑफ आवर इंडियन नेशनल मूवमेंट, गांधी जी, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं
ये कहते हैं कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव ये देते हैं। वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस को हम समाप्त नहीं करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी गई, इसका एडवांटेज कांग्रेस को मिलेगा चुनावों में अक्सर, जो कि कहीं ना कहीं स्वतंत्र भारत के लिए मैं समझता हूं अच्छी बात नहीं है, ऐसा गांधी जी का कहना है। ठीक है ना। अब आप आइए इसके बाद चीजों को और आगे बढ़ाता हूं। इंडियन नेशनल मूवमेंट का या इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों पर आइए चर्चा करते हैं। बस केवल कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन पर चर्चा करेंगे, सारे अधिवेशनों पर चर्चा नहीं करेंगे। पहली बात तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारे अधिवेशनों पर चर्चा करने की जरूरत भी नहीं है, और जब जरूरत ही नहीं है तो फिर उसके बारे में विचार करना भी ठीक नहीं है। देखिए क्या हुआ है। सबसे पहले 1885, स्थल कौन सा है? बंबई। अध्यक्षता किसने किया है? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। इस अधिवेशन की खूबी क्या है? तो सबसे पहले कि इस अधिवेशन में स्थापना होता है कांग्रेस की। इसके अलावा इसमें जैसा मैंने अभी बताया आपको 72 प्रतिनिधियों ने, रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसमें हिस्सा लिया। A.O. ह्यूम यहां पे कांग्रेस के पहले महासचिव बनाए गए थे। जो पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी और पहले महासचिव A.O. ह्यूम, ये बात ध्यान से याद रखना है। आगे बढ़ता हूं अगले पॉइंट पे। ये 1886 में आता हूं, 1886 में आता हूं। उसमें क्या हो रहा है? तो इसमें हो रहा है कि कलकत्ता में ये हुआ है ना, ध्यान रखिएगा। और कलकत्ता में कुल मिलाकर के 10 अधिवेशन होता है, ये भी बात ध्यान रखना है। ठीक है, कितने होते हैं? तो 10 अधिवेशन होते हैं। अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया है, जो 3 बार अध्यक्ष हुए हैं। 3 times ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब कब? 1986 जिस पे भी पढ़ रहा हूं, उसके बाद 1993, उसके बाद 1906, 86, 93 और 1906, 3 बार दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं। और सबसे अधिक बार कहां हुआ है? तो कलकत्ता में, वो भी 10 बार। 1887 में आते हैं। 1887 की बात करें, यानी तीसरा साल जो है मद्रास में हुआ है। बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्षता किए हैं। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो कुल मिलाकर के देखिए, शुरू की जो 3 मीटिंग, 3 जो सेशन हुआ, 3 जो समिट हुआ कांग्रेस का 85, 86, 87 में, वो बंबई, कलकत्ता और मद्रास में हुआ है। याद रखिएगा, पहला बंबई में, फिर कलकत्ता, फिर मद्रास में। 3 प्रेसिडेंसी शहर हुआ करता था, याद होगा आपको, मैंने बताया है। तीसरे की बात क्या है? तो उसमें बदरुद्दीन तैयब जी जो अध्यक्ष बने, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम चेयरपर्सन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। 1888 की बात करिए, चलिए 1888 में, तो इलाहाबाद में होता है। इलाहाबाद में होता है, यानी चौथा जो है वो इलाहाबाद में होता है। लगातार हम देख रहे हैं 85, 86, 87, 88 इलाहाबाद में ये जो अध्यक्षता किया है जॉर्ज यूले ने किया है। और इसके अलावा ये पहले अंग्रेज और गैर भारतीय थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज और गैर भारतीय अध्यक्ष कौन रहे? ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे 1896, क्या जी सब कुछ ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? चलिए तो 1896, अब मैंने जैसा कहा कि हम सारे नहीं पढ़ेंगे, अभी 4 को पढ़े पहले लगातार। कौन कौन? बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। 1896 में कहा हुआ है? तो कलकत्ता, मैंने अभी कहा कि कलकत्ता में कुल मिलाकर के 10 बार हुआ है। यहां पे अध्यक्षता किसने किया? रहमतुल्ला सयानी। और इसमें 1896 वाले जो सेशन है, इसमें पहली बार वंदे मातरम गीत को गाया गया था। वंदे मातरम रचना किसने किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है ना, वंदे मातरम याद रखिएगा। इसके अलावा 1905 कहां हो रहा है? तो वाराणसी में हो रहा है, और गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता किया है। और स्वदेशी आंदोलन, आपको मैं आगे चल करके बताऊंगा कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है, और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप
स्वदेशी आंदोलन, पहली बार भारत में एक आंदोलन को यहाँ पे लॉन्च किया जाता है और स्वदेशी आंदोलन को समर्थन किया गया था कांग्रेस के बैनर के थ्रू, और वो समर्थन 1905 का वाराणसी का समिट में किया गया था गोखले की अध्यक्षता में। 1906 जस्ट अगले साल कब हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। कहां हुआ? तो नौरोजी ने अध्यक्षता किया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बताई कि नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता किया, 86, 93 और 1906। तो 93 का तो जिक्र यहां नहीं हुआ है, लेकिन 1906 का जिक्र हम लोग कर रहे हैं। और वो इसी में 1906 में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। तो याद रखिएगा कि स्वराज शब्द का पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन बनता है, कलकत्ता अधिवेशन 1906। आगे बढ़ता हूं। 1907 में क्या हो रहा है कि सूरत में हो रहा है रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में, और इसमें एक बहुत बड़ी बात होती है कि कांग्रेस का पहली बार देख सकते हैं विभाजन हो जा रहा है गर्म दल और नरम दल में। याद रखिएगा वास्तव में कि मीटिंग कहां होगी, यानी ये जो कांग्रेस का जो समिट है, अधिवेशन है, कहां होगा, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, और कांग्रेस की जो रणनीति है, जो कार्य पद्धति है, उन तमाम चीजों को लेकर के कांग्रेस के नेताओं में 2 अलग अलग समूह बन गया। एक को गर्म दल कहा गया, जो थोड़े से आक्रामक प्रवृत्ति के का समर्थन करते थे, और एक नरम दल जो पहले से चली आ रही उदारवादी, वही अनुनय विनय, वही प्रार्थना पत्रों के द्वारा अपनी मांग को करना, वो वाले जो सोच वाले लोग थे। तो इस तरीके से कांग्रेस में पहली बार एक डिवीजन हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है। बाद में फिर देखोगे आप कि 1916 में आकर के दोबारा गर्म दल और नरम दल का विलय हो जाता है। इसी में हम लोग देखेंगे। अगला मीटिंग होता है 1911 में कलकत्ता में। विषम नारायण धर इसकी अध्यक्षता किए हैं, और जो इंपॉर्टेंट है कि जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान बनेगा आगे चल करके, है ना, वो पहली बार गाया गया था। जनगण मन किसने बनाया, लिखा है? तो याद रखिएगा, ये जनगण मन के रचयिता है रविन्द्रनाथ ठाकुर, वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके अलावा 1916 अभी मैं जिक्र कर ही रहा था, लखनऊ में हुआ है, अंबिका चरण मजुमदार इसकी अध्यक्षता किए हैं। और जो 1907 में विभाजन हो गया था, वो दोबारा आकर के गर्म दल और नरम दल का विलय हो जाता है। और 1916 में ही एक और विलय होता है, और वो है कांग्रेस और, विलय नहीं उसको कहेंगे, बल्कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक कॉम्प्रोमाइज नजर आएगा, एक समझौता नजर आएगा, है ना। और यहीं पे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये वाली बात जो आपका बाल गंगाधर तिलक का अपना नारा है, वो भी आया था। चलिए आगे। अगले साल 1917 में कलकत्ता में हुआ है कांग्रेस के अधिवेशन। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता की है। ये पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो प्रश्न बन सकता है कौन पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने, बदरुद्दीन तैयबजी, कौन पहले विदेशी अध्यक्ष बने या अंग्रेज अध्यक्ष बने, जॉर्ज यूल। इसके अलावा कौन पहली महिला अध्यक्ष बनी है, एनी बेसेंट 1917 में, है ना। तो याद रखिएगा ये वही एनी बेसेंट है जो भारत में 1915-16 में होम रूल लीग जो मूवमेंट होता है, होम रूल लीग आंदोलन, इसको नेतृत्व देंगे आपका तिलक जी के साथ मिलकर के। नोट में ये कि कुल 3 महिलाओं ने अध्यक्षता किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। एक तो एनी बेसेंट 1917 में, एक सरोजिनी नायडू 1925 में आपको नजर आएगा, और एक नलिनी सेन गुप्ता जो 1933 में नजर आएगा। मैं ये सारी बात जो कह रहा हूं और 1947 तक की बात कर रहा हूं। अभी अगर बात करेंगे तब तो और भी लोग हैं, जैसे खुद इंदिरा गांधी अध्यक्षता कर चुकी हैं, सोनिया गांधी अध्यक्षता कर चुकी हैं। तो इस तरीके से मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। 1900 देखिए, जब मैं मॉडर्न इंडिया के तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस को पढ़ा रहा हूं, मतलब 1947 के पहले की बात कर रहा हूं। 1947 के बाद का कांग्रेस, जिसको गांधी जी ने ये सुझाव दिया था कि इसका भंग कर दिया जाना चाहिए, उसकी कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पे। 1920 कलकत्ता में हुआ है एक विशेष अधिवेशन, और नागपुर में इसका जो सामान्य रूप से जो रूटीन वाइज होता था वो होता है। विशेष अधिवेशन तब बुलाया जाएगा जब कोई विशेष प्रस्ताव को ये लोग को पारित करना होता है आनंद फानंद में। जो विशेष अधिवेशन होता है वो लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता करते हैं, और जो नागपुर में हुआ है वो वीर राघवाचारी है। इसी में असहयोग आंदोलन, जो भारत का पहला गांधीवादी आंदोलन, ऑल इंडिया लेवल जो मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन, 3 गांधीवादी आंदोलन होगा, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो। तो असहयोग का जो प्रस्ताव पारित करने के लिए इस विशेष अधिवेशन को लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया था। हालांकि नागपुर में जो हुआ उसमें असहयोग का प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन के लिए ही
एक तरीके से एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया कलकत्ता में, लाला लाजपत राय उस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की है, कई बार पूछा हुआ है ना। उसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था, किंतु बाद में नागपुर अधिवेशन में पारित हो गया। 1924 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेलगांव कर्नाटक में है ये अधिवेशन होता है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें अध्यक्षता किया है महात्मा गांधी ने, और जो एक ही बार है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करेंगे इसी समय 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। 1925 में कानपुर में होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनती हैं। पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट, किंतु प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू। 1929 की बात करिए आप, लाहौर में हुआ है और नेहरू जी ने अध्यक्षता किया है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1929 के लाहौर अधिवेशन का, एक तो पूर्ण स्वराज को अब कांग्रेस का लक्ष्य माना गया। 26 जनवरी 1930 को पहली स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प यहां पे पारित होता है कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। बाद में इसी 26 जनवरी को डेट को देखते हुए भारतीय संविधान को लागू किया गया था, और इसीलिए 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाते हैं। तो 26 जनवरी का एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प 1929 का लाहौर अधिवेशन में यही 26 जनवरी 1930 के दिन मनाया गया था कि 26 जनवरी को ये मनाएंगे, है ना। बाद में ये स्वतंत्रता दिवस तो नहीं हुआ, किंतु बाद में ये गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान को भी इसी डेट को लागू कर दिया गया। आगे बढ़ता हूं, चलिए। 1931 कब होता है तो कराची, देखिए 29 में लाहौर में, 31 में कराची में, दोनों पाकिस्तान में है, 29 और 31 है ना। और इसकी अध्यक्षता करते हैं वल्लभ भाई पटेल। और ये आंदोलन इसलिए यह अधिवेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि पहली बार फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार का जो पहली बार आप देखोगे प्रस्ताव इसी टाइम में होता है पारित, ठीक है। 1937 की बात करिए, 1937 की बात करिए, फैजपुर उत्तर प्रदेश में होता है और जवाहरलाल नेहरू जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इस अधिवेशन के बारे में याद रखिए, फर्स्ट टाइम गांव में अधिवेशन, बेलगांव नाम जरूर है पर वो गांव नहीं है, किंतु पहली बार गांव में अधिवेशन कांग्रेस का होता है, फैजपुर अधिवेशन जो 1937 में हुआ है नेहरू की अध्यक्षता में। इसके अलावा 1938-39 बड़ी विवादित रहा, एक हरिपुरा में हुआ है और एक त्रिपुरी में हुआ है। दोनों ही की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति एक बनाई गई 1938 में, और उसके बाद 39 में त्यागपत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। वास्तव में हुआ क्या कि 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी ने भी अपना एक कैंडिडेट दिया था, जिनका नाम है क्या नाम है उनका, साउथ के हैं, मैं भूल रहा हूं उनका नाम मैं उनका नाम मिस कर रहा हूं इस वक्त, है ना, लेकिन वो हार गए। अब पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, तो सीतारमैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। सुभाष चंद्र बोस भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिनकी बहुत बड़ी एक जिनका जो एक बहुत कद्दावर व्यक्तित्व रहा। आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी समर्थित कैंडिडेट को सुभाष चंद्र बोस हरा देते हैं यहाँ पे कांग्रेस अध्यक्षता के चुनाव में। तो बाद में हालांकि गांधी जी के प्रेशर में बोलिए चाहे जो भी हो, सुभाष चंद्र बोस को त्यागपत्र देना होता है, और ये जो त्यागपत्र बीच में दे देते हैं तो आखिर कोई ना कोई अध्यक्ष तो रहेगा। तो इस बीच में इस मोमेंट को भरने के लिए राजेंद्र प्रसाद को लाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। 1940-45 याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, और ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले और सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में इनको जाना जाता है ना। 1923 में भी रहे हैं सबसे युवा के रूप में। तो याद रखना है सबसे लंबे समय तक। वजह क्या है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भारतीय राजनीति इतना डिस्टर्ब हुआ है, मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे चल करके, कि कांग्रेस अधिवेशन नहीं हो पाई है, ठीक है। फिर 1946-47 में आपको मेरठ में नजर आएगा, जेबी कृपलानी उसकी अध्यक्षता करते हैं। स्वतंत्रता मिलती है हमें इसी टाइम में। और 1948 में 55वां जो जयपुर में होता है, पट्टाभी सीतारमैया इसकी अध्यक्षता करते हैं, और इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला अधिवेशन है वो यही है, याद रखिएगा।
तो ये हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और उसके बाद सारी कहानी आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में बातें। अब देखिए हम लोग आगे के क्लासेस में जो हमें करना है, मैं आपको बताऊं कि अब हमारा शुरू हो गया भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, है ना, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन। और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की जो शुरुआत होगी ये लगभग 1885 कांग्रेस की स्थापना से 1947 तक की बात होगी। इसको हम लोग 3 अलग अलग चरणों में बांट करके देखते हैं। एक चरण इसका हो गया जिसको आप बोलते हो उदारवादी चरण, ठीक है, या लिबरल फेज, मॉडरेट फेज। ये होता है 1885 से लेकर के 1905 तक का दौर। एक चरण आपका होगा जिसको आप उग्रवादी चरण कहते हो या गर्मपंथी चरण कहते हो, ठीक है, गर्मपंथी चरण कहते हो। इस समय में आपको नजर आएंगे कि कांग्रेस में उदारवादियों का वर्चस्व कम हो जाता है और लगभग 1905 से लेकर के 1920 तक के दौर में उग्रवादी या गर्मपंथियों का जो प्रभाव है वो कांग्रेस संगठन के अंदर में ज्यादा नजर आएगा। और तीसरा चरण के रूप में हम लोग पढ़ते हैं गांधीवादी चरण, और ये जो गांधीवादी चरण है वो आपका 1920 से लेकर के 1947 तक जाता है, ठीक है, ये कहानी हमें पढ़ना है। इस दौरान जो अलग अलग घटनाएं हो रही हैं जैसे आपको नजर आएगा, अब मैं आपको बताऊंगा जो अब हमें देखना है वो क्या देखना है वो मैं आपको बता दूं कि जैसे एक तो ये देखना है कि इस दौरान जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की उपलब्धियां क्या रही, उपलब्धियों के साथ साथ आपको ये देखना है कि इस दौर में आपका एक 1892 में एक अधिनियम आता है ना, एक भारत शासन अधिनियम आता है, इसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है। यही मूल चीजें पढ़ना है। उदारवादी कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से लीडर्स इस दौर में आपको नजर आएंगे, है ना, तो ये सारी बातें आपको पढ़ना है। यहां जब आ जाओगे तो आपको नजर आएगा कि 1905 में बंगाल विभाजन होता है, और बंगाल विभाजन होते ही इसी के रिएक्शन में आपको स्वदेशी आंदोलन नजर आएगा 1905-6 में। स्वदेशी आंदोलन कब हो रहा है, तो 1905-06 में। इसके अलावा आपको इस दौर में बहुत सारी चीजें, सूरत विभाजन नजर आएगा, अभी जो मैंने बात की ना कि कांग्रेस का सूरत विभाजन नजर आएगा। फिर उसके बाद एक मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आएगा, यानी 1909 में जो भारत शासन अधिनियम आएगा इसको वास्तव में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा गया है ना, तो इस पर भी आपसे चर्चा होगी। फिर और आगे जब आप बढ़ते हैं तो इस दौर में आपको कई सारी चीजें मिलेंगी। एक इंपॉर्टेंट होम रूल आंदोलन नजर आएगा, है ना, जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में नजर आएगा। इसके अलावा आप जाओगे तो लगभग 1916 का जो हमने अधिवेशन देखना है वो देखना है आपको। 1917 जब जाएंगे आप तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको मिलेंगी, रॉलेट एक्ट मिलेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड मिलेगा। इसके अलावा आपको इन सब के बाद आपको जो 1920 में हम क्या करते हैं कि जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, और वो सब ये सब चीजें आपको यहाँ आकर के, अच्छा यहीं पे गांधी जी के कुछ क्षेत्रीय आंदोलन, जैसे आपको 1917 में चंपारण मिलेगा, चंपारण है, खेड़ा इसी समय में खेड़ा है। 18 में आपको अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन मिलेगा, है ना, तो ये सब चीज आपको खूब मिलेगा इस टाइम में। और इन सब के बाद आप सीधा गांधीवादी चरण में आते हो, और यहाँ पे 3 अलग अलग आंदोलन आपको नजर आएंगे। एक असहयोग, है ना, एक असहयोग, एक सविनय अवज्ञा, और इसके अलावा एक आंदोलन आपको नजर आएगा जिसको आप बोलते हो भारत छोड़ो। और इस दौर में पैरेलली बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और जैसे मान लीजिए कि अलग अलग और धाराएं हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, जैसे समाजवादी धारा आपको नजर आएगा, समाजवादी धारा नजर आएगा, है ना, तो वो एक अलग धारा है, उस पर भी हमारी चर्चा होनी है। तो कुल मिलाकर के ये सारे सब्जेक्ट मैटर हैं जिस पर अभी मेरी बात होगी आपसे। अच्छा, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन का बीच का जो वो टाइमिंग है लगभग 1922 से लेकर के 1930, इस दौर में क्या हो रहा है इस पर चर्चा होगी। फिर आपको नजर आएगा कि साइमन कमीशन नजर आएगा 1928 में। फिर आपको नजर आएगा इसी दौरान एक भारत कांग्रेस स्वराज पार्टी एक 1923 में बनाया जाता है, मोतीलाल नेहरू, है ना, और सी आर दास के नेतृत्व में। तो ऐसी कई सारी चीजें आपको इस बीच नजर आएंगी
फिर कुछ प्रांतीय स्तर पर चुनाव होते हैं। इसी समय 1919 में, याद रखिएगा यहाँ पे 1919 में एक 1919 में एक और भारत शासन अधिनियम आता है ना, भारत शासन अधिनियम, जिसको क्या बोलते हैं, तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। तो ये भी आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद इधर जब आ जाओगे तो साइमन कमीशन वगैरह ये सब आना है ना। फिर इधर 1930 में या 2 चरण में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, तो लगभग 1932 या 1929-30 पैरेलली बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो आपको जिक्र करना है, जिसके बारे में मुझे पढ़ाना होगा, जैसे लाहौर अधिवेशन 1929 में वो पढ़ाना है ना। इसके अलावा आपका कराची अधिवेशन 1931 ये पढ़ाना है। तो कई सारी चीजें इस बीच हो रही हैं। फिर जब आप भारत छोड़ो आंदोलन के बाद का जो दौर होगा, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और भारतीय राजनीति, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। और कुल मिलाकर के जब ये सारी बातें आप पढ़ लोगे, तब मान के चलिए कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन खत्म होगा। और आप किसी भी एग्जाम में जाएं, किसी भी परीक्षा में जाएं, किसी भी चीज की तैयारी करते हो, ये वो सेक्शन है जहां से हर हाल में आपको क्वेश्चन आएगा। सो अब हमें और थोड़ा सा सीरियस हो जाना है। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मेरे क्लासेस लेने के बाद सिर्फ आपका काम इतना बचता है कि आप क्वेश्चन बैंक में उस टॉपिक से रिलेटेड पूछे हुए सारे क्वेश्चंस को देख जाइए, एग्जाम हॉल में चले जाइए। मेरी गारंटी है कि आपको वो स्कोर हो जाएगा जो आपकी जरूरत है। किंतु मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब तक आप एमसीक्यू के वर्जन में जाकर के अंतिम फाइनल टच नहीं दोगे, फिनिशिंग नहीं दोगे, रिवीजन नहीं करोगे, देखोगे नहीं सारे क्वेश्चंस, आप कंफ्यूज हो जाओगे, 1-2 क्वेश्चन से आप बाहर हो जाओगे हमेशा। सो ध्यान रखना है, जो बात मैं आपसे कहता हूं उस पर, है ना, अमल करना है।